दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी कम्युनल वायलेंस यानी सांप्रदायिक जंगें। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार 20 लाख से ऊपर लोगों की जान जाने गई। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर, जमीन, जायदाद सब छूट गया। हजारों महिलाओं के साथ में रेप, जबरदस्ती अपहरण और उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। बहुत सी लड़कियों के साथ जबरदस्ती शादी की गई और उन्हें कैद रखा गया। ऐसे हालात पैदा हो गए कि जो लोग अपनी बहन बेटियों की रक्षा करते थे उन्होंने खुद ही ऑनर किलिंग करके उन्हें मार दिया ताकि बाकी लोग उन्हें छू ना सके। हजारों महिलाओं के साथ में जाति की गई और उनके शारीरिक अंगों को काट दिया गया। इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक मंजर रहा था 1947 में भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के समय। इन सब बातों को आगे बढ़ाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है, जब देश की आजादी के लिए हिंदू, सिख, मुस्लिम सभी धर्म के लोग एक साथ लड़े थे, बाद में एक ही दिन में ऐसा क्या हुआ कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। एक साथ भाईचारा रखने वाले एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और एक दूसरे के साथ बैठ के चाय पानी हुक्का पीने वाले लोग, एक दूसरे की माँ बहन की इज्जत करने वाले लोग एक दूसरे की माँ बहन की इज्जत ही उड़ाने लग गए। इन सांप्रदायिक दंगों की चर्चा सिर्फ 1947 में बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे पहले ऐसे क्या कारण पैदा हुए जिसकी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनल वायलेंस हुई। इन सांप्रदायिक दंगों का सबसे बड़ा विशेष कारण क्या रहा है और सबसे मेन व्यक्ति कौन रहा था, किसकी वजह से ये कम्युनल वायलेंस इतनी ज्यादा भड़की और अचानक 20 लाख लोग मारे गए और 1.5 करोड़ लोगों का घर बार सब छूट गया। क्या इसमें अंग्रेजों की गलती थी? क्या यहाँ पर मुस्लिमों की गलती थी? क्या हिंदुओं की गलती थी? या किसी कांग्रेस या मुस्लिम लीग की गलती रही है? इन सब बातों को एक्सप्लेन करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 1947 के समय में कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण नेता जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये सब नेता थे। और मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना। एक समय पर मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। 1916 के अंदर उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ लाने में सहयोग किया था। तब देश आजाद नहीं हुआ था। उस समय सबसे बड़ा विशेष मुद्दा अंग्रेज थे, ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख। बाकी सब चीजें ओवरशैडो थी। हालांकि उस समय मुस्लिम परसेंटेज पॉपुलेशन 25% कुल जनसंख्या के थी। 1885 के अंदर कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया ताकि आम जनता की बातों को अंग्रेजों तक पहुंचाया जा सके। उसके अंदर लगभग पूरे देश से डेलीगेट्स बुलाए गए थे, जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम सभी लोग शामिल थे। बल्कि मेन फाउंडर्स की टीम के अंदर भी मुस्लिम थे, लेकिन हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी एज पर पॉपुलेशन। जैसे जैसे समय बीतता गया 1906 के अंदर मुसलमानों ने अपनी अलग से मुस्लिम लीग बना ली। 1857 के अंदर पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तब से सभी को ये लगने लगा था कि एक दिन तो अंग्रेज भारत छोड़ के जाएंगे, तो सभी देश के मुख्य लोगों को आज़ादी का एहसास होना शुरू हो गया था। लेकिन आज़ादी के बाद क्या होगा, इस विचार ने भी कई लोगों के दिमाग में जन्म ले लिया था। ऐसा नहीं, कांग्रेस के अंदर हमेशा हिंदुओं का वर्चस्व रहा है। उस समय शुरू के बाद में जब कांग्रेस बनाई गई थी, कांग्रेस का गठन किया गया था, उसके बाद कई मुस्लिम नेताओं का भी उसके अंदर अध्यक्ष पद के अंदर नाम रहा है। मतलब वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। कुछ लोग देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, मर रहे थे, कुछ लोग जेल जा रहे थे और कुछ वापिस आ रहे थे। अब पूरे देश के अंदर 2 मुख्य पार्टियां बन चुकी थी, एक कांग्रेस, दूसरी मुस्लिम लीग। दोनों के सीधे रिलेशन ब्रिटिश सरकार से थे और ब्रिटेन तक थे। जहाँ कुछ लोग देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, वहीं देश के अंदर धार्मिक लड़ाइयाँ भी होनी शुरू हो गई थी। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना ने 1906 के अंदर बंगाल विभाजन का विरोध भी किया था और भारत को एक सेकुलर देश बनाने में समर्थन दिया था। हालांकि तब तक जिन्ना को मुस्लिम लीग से कोई खासा इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उन्हें तो हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत भी कहा गया। लेकिन 1920 आते आते बहुत से दूसरे नेता लोकप्रिय होते जा रहे थे। कांग्रेस के अंदर जिन्ना हाशिए पर चले गए थे। जनता गांधी, नेहरू, पटेल जैसे नेताओं से अधिक प्रभावित हो रही थी। जिन्ना को इसी बात का डर सताने लगा कि वो भारत का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएगा, लेकिन अलग राष्ट्र का सर्वेसर्वा तो बन ही सकता है। गांधी व नेहरू से उसके व्यक्तिगत टकराव भी होने लगे और पाकिस्तान की बात अहंकार की बात बन गई थी। जिन्ना बहुत ज्यादा धर्म को मानने वाला नहीं, बल्कि एक सेकुलर वकील थे, लेकिन अपने स्वार्थ और अहंकार के लिए मुसलमानों का मसीहा बन गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हिंदू मुस्लिम कभी साथ नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुस्लिम लीग ही मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे नेता कांग्रेस में थे, लेकिन जिन्ना ने 1940 के अंदर लाहौर में अलग राष्ट्र बनाने की मांग रख दी और मुसलमानों को डराया कि अलग राष्ट्र नहीं बना तो उनके हक अधिकार सब मारे जाएंगे और वो हमेशा भारत के अंदर सेकेंडरी कास्ट बन के रह जाएंगे। जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता के अंदर मुस्लिम लीग को डायरेक्ट एक्शन का आदेश दे दिया, अगर पाकिस्तान नहीं बना तो हम जबरदस्ती लेंगे।
इसी वजह से कलकत्ता के अंदर 4000 से ऊपर लोग मारे गए और ऐसा करके उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की आखिरी कड़ी को भी तोड़ दिया। कई इतिहासकारों को यह भी मानना है कि उन्होंने जानबूझकर दंगा भड़काया ताकि ये प्रूव किया जा सके कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। जिन्ना ने खुद भी बयान दिया था कि हम आजादी तर्क से नहीं खून से लेंगे। पंजाब में लीग के समर्थकों ने सिखों हिंदुओं पर हमले कर दिए। बंगाल में मुस्लिम लीग के नेता हुसैन शहीद सहरावर्दी ने दंगे रोकने की बजाय उन्हें और भड़का दिया। जिन्ना ने मुसलमानों में इतना डर फैला दिया कि अगर पाकिस्तान नहीं बना तो तुम्हारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, तुम्हारा कुरान इस्लाम सब खतरे में पड़ जाएगा। जिन्ना ने दंगे वहां ज्यादा करवाए जहां मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा थी और जहां वहां के नेताओं से उनको समर्थन प्राप्त था। जब देश के अंदर इस तरह के दंगे हो रहे थे उस समय ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी? बहुत गौर देने वाली बात है। वो चुपचाप मुस्लिम लीग का समर्थन कर रही थी। उसको इस बात की परवाह नहीं थी कि वहाँ जनता कितनी मारी जा रही है। वो सिर्फ ये चाहती थी कि यहाँ की जनता को हिंदू मुस्लिम करके भड़का के रखें और आपस में फंसा के रखें ताकि वो देश के ऊपर कब्जा बरकरार रख सके। 1942 में जब कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तब मुस्लिम लीग इस आंदोलन के खिलाफ थी और ये बात बहुत कम लोगों को पता है। ऐसा होने से ब्रिटिश और कांग्रेस का विश्वास खत्म हो गया और मुस्लिम लीग से नजदीकियां बढ़ी। सीधे तौर पर 25% पॉपुलेशन उनके साथ थी। मुस्लिम लीग में जितने भी बड़े नेता सक्रिय थे उन सबको सत्ता का मोह था और सही में पाकिस्तान बनने के बाद बड़े पदों पर सत्ता में रहे। ये जितनी भी हत्याएं मारकाट शुरू हुई ये नीचे से शुरू ना होके बल्कि ऊपर से शुरू हुई थी। लियाकत अली खान पहले प्रधानमंत्री बने, सहरावर्दी बाद में प्रधानमंत्री बने, खलील उज जमान सेंट्रल मिनिस्टर बने, सर जफरुल्लाह खान फॉरेन मिनिस्टर बने। जब पाकिस्तान को अलग राष्ट्र बनाने का समर्थन अंग्रेजों द्वारा मिल गया था तब किस बात की हिंसा? लेकिन नहीं, उसके बाद भी हिंसाएं होती रही। जिन्ना को इस बात का डर था कि उसके देश के अंदर अगर बड़ी संख्या में हिंदू सिख ये सब रहेंगे तो वो अपने राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र नहीं बना पाएंगे। मुस्लिम लीग ने हिंदुओं से, सिखों से, बाकी धर्म के लोगों से लड़ने के लिए अपनी अलग से पैरामिलिट्री बना रखी थी। इन्होंने अमृतसर, लाहौर, रावलपिंडी जैसे इलाकों में सिखों की बस्तियों पर हमला बोल दिया। ट्रेनों को रोक रोक के उनकी सवारियों को मार दिया, गुरुद्वारों मंदिरों को जला दिया, हजारों सिखों को जिंदा जलाया। उनकी बहन बेटियों के साथ घिनौनी हरकतें शुरू हो गई। बच्चों के सामने उनके परिवार के लोगों को जिंदा जला दिया। माँ बाप के सामने उनकी लड़कियों के साथ में गलत काम किया गया। महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में कूद के वे अन्य प्रकार से आत्महत्याएं कर ली। जैसे ये खबरें फैली वहीं हिंदुओं और सिखों ने भी ऐसे ही करना शुरू किया जैसे मुसलमानों ने किया। इस तरह करके दोनों तरफ हिंसा तेज हो गई। लोगों के दिमाग में ये बात फैल गई कि अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मारेंगे। पूरे के पूरी बस्तियों ने, पूरे गांव के लोगों ने जान बचाकर भागना शुरू कर दिया। जो भी हाथ लगा उठाया और बाकी लेके चल पड़े। कुछ लोग रास्ते में मार काट दिए गए, कुछ वहीं गांव में मार काट दिए गए। इतनी ज्यादा संख्या में कम्युनल वायलेंस हुई है, इसके अंदर ब्रिटिश सरकार का भी हाथ रहा है। उन्होंने 15 अगस्त को देश आजाद किया और 17 अगस्त तक ये डिसाइड नहीं किया कि भारत का बॉर्डर कहां तक है, पाकिस्तान का कहां तक है। लोगों को 2 दिन तक ये पता नहीं लगा कि वो पाकिस्तान के अंदर है या भारत के अंदर है। पुलिस की, प्रशासन की कोई खासा व्यवस्था नहीं थी। लोगों को देश के बंटवारे के बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई। ब्रिटिश सरकार जल्दी से भारत छोड़ के भागना चाहती थी क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के अंदर उनकी हालत कमजोर हो गई थी और भारत जैसे बड़े उपनिवेश को संभाल पाना उसके लिए खर्चीला साबित हो रहा था। जब तक भारत सोने की चिड़िया थी उन्होंने लूट लिया, बाद में उनकी कमाई ही ज्यादा उनका उसको मैनेज करने के लिए खर्चा हो रहा था। इसलिए वो जल्दबाजी करके जल्दी से भारत को छोड़ के भागना चाहती थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ना शुरू हो गया था। नेवी ने भी उनके खिलाफ हथियार उठा लिए थे। अब उनके ये समझ में आ गया था कि भारत को सिर्फ बलपूर्वक तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन के अंदर घरेलू राजनीति का भी दबाव बढ़ गया था क्योंकि 1945 के अंदर वहां पर लेबर पार्टी की सरकार आई थी और उन्होंने भारत को आजाद करने की प्राथमिकता रखी थी। इस तरह आम जनता को इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि उसकी आने वाली पीढ़ियां अब तक उस आघात को, उस दुख को नहीं भुला पाई है। चंद लोगों ने अपने अहंकार की तृप्ति के लिए इतने बड़े नरसंहार को अंजाम दिया जिसके बारे में हम और आप सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन उसे महसूस नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना अकेला पड़ गया था। जिन्ना ने एक बार कहा भी था कि मैंने पाकिस्तान तो ले लिया लेकिन मैं अब उसे संभाल नहीं पा रहा हूँ। आखिर 11 सितंबर 1948 को जिन्ना दुनिया छोड़ के चले गए। उसके डॉक्टर ने कहा था कि शारीरिक रूप से बीमार होने से ज़्यादा ये मन से थक चुके थे। वे अक्सर चुपचाप बैठकर खिड़की से देखते रहते थे और किसी से बात नहीं करते थे। जिन्ना को अब ये समझ में आ गया था कि ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।